नमस्कार साथियों। हिंदी में अपना चल रहा था क्या, विकारी शब्द। ठीक है, आज अंतिम विकारी शब्द है। हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और पढ़ लिए हैं। अब जो हम चर्चा करना चाहते हैं वो हम चर्चा करेंगे किसकी, क्रिया की। तो क्रिया भी क्या है, एक विकारी शब्द है। ठीक है, तो आज हमारा जो विकारी शब्द जो थे वो विकारी शब्द खत्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और इनमें जो विकार लाने वाले शब्द थे उनको भी हमने गौण रूप में पढ़ लिया है। लिंग को, वचन को, कारक को, इनको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और वैसे ही अब हम यहाँ पर खत्म करने वाले हैं क्या, क्रिया। तो आज क्रिया का पहला टॉपिक है जिसमें हम क्रिया से केवल परिचय लेंगे क्रिया का, कि क्रिया होती क्या है, क्रिया को विकारी क्यों कहा जाता है, क्रिया के विकारी होने के कारण क्या है। ठीक है, इन पर हम चर्चा करेंगे। क्रिया के भेद कितने हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में, पेपर में प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, हालांकि इनके भेद से प्रश्न आते हैं सकर्मक अकर्मक को लेकर, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं आज हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम हर वीडियो के साथ ऐसा करते हैं कि पहले हम परिचय लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे केवल क्रिया के परिचय की, कि परिचय क्या है। तो देखो जरा, सबसे पहली बात तो ये कि जो क्रिया है वो क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है। तो पहली बात तो ये हुआ कि क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है। अब अगली जो बात है वो ये कि क्रिया का मतलब क्या है ना। तो क्रिया जो शब्द है इसका मतलब क्या है। तो हम ये कहेंगे कि क्रिया जो है, इस क्रिया शब्द का मतलब ये है कि क्रिया बनी है किस धातु से, संस्कृत की कृ धातु से। और कृ धातु का मतलब होता है करना। कृ धातु का मतलब क्या होता है, करना। या कृ धातु का मतलब क्या होता है, होना। मतलब क्रिया जो क्रिया है वो क्रिया में क्या है, कृ धातु है, और कृ धातु का मतलब करना या होना। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक शब्द है करना और एक शब्द है क्या, होना। दोनों में अंतर है जिसकी हम बात अभी करेंगे। ठीक है, तो सामान्य अर्थ में अगर हम क्रिया का मतलब देखें, क्रिया की उत्पत्ति देखें, तो क्रिया की उत्पत्ति जिस धातु से हुई है उस धातु को, वो धातु है क्री। क्री का मतलब है करना या क्या, होना। इसका मतलब इस शब्द का अर्थ हुआ करना या होना। और इसके शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, तो शाब्दिक अर्थ होता है काम करना। ठीक है, या फिर काम का होना। ठीक है, तो जो शाब्दिक अर्थ की चर्चा करें तो वो क्या है, काम करना या काम का होना। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया ऐसे विकारी शब्द हैं जिन विकारी शब्दों से काय का किसी भी काम के होने या किसी कार्य के होने या कर्म के होने या करने का क्या होता है, बोध होता है। ऐसे विकारी शब्दों को कहा जाता है क्या, क्रिया। बात समझना जरा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिया एक ऐसा विकारी शब्द है, परिभाषा की चर्चा कर रहे हैं कि क्रिया एक ऐसा विकारी शब्द है जिस विकारी शब्द से किसी भी कार्य का होना या कार्य का करना का क्या होता है, बोध होता है, उसी को कहा जाता है क्या, क्रिया। और क्रिया की उत्पत्ति जिस धातु से हुई है वो धातु है क्या, क्री। वो धातु है क्या, क्री। तो मतलब समझ आया, ये तो हुई क्या, क्रिया की परिभाषा। अब हम ये देखते हैं कि एक और बात है कि एक वाक्य की जब हम चर्चा करते हैं तो वाक्य में दो चीजें होती है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ये तो हमने परिभाषा उस आधार पर देख ली जिस आधार पर हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, या एक सामान्य अर्थ में। इसका एक और परिभाषा ये होती है कि किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी वाक्य में विधेय बनने वाले शब्द, किसी भी वाक्य में विधेय बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो हम कहेंगे कि वो भी क्रिया कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर जो विधेय क्या है इसकी विस्तार से चर्चा तो हम अगले टॉपिक में करेंगे जब हम वाक्यों को पढ़ेंगे तब। अभी हम केवल इतना देखेंगे कि विधेय का मतलब क्या है, विधि। विधेय का मतलब विधि बनने वाले शब्द, कार्य का होना। ठीक है, तो जो क्रिया है
वो क्रिया क्या होती है, किसी भी वाक्य में विधेय बनने वाले शब्द भी होते हैं। इस तरीके से भी इसको परिभाषित किया जा सकता है कि किसी भी वाक्य में विधेय बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। तो ये बात हुई इसकी क्रिया की परिभाषा की। एक अब हम इसको व्यावहारिक रूप में देखते हैं कि व्यावहारिक रूप में ये क्रिया क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि अब अगर हम इसका व्यावहारिक रूप देखें तो यहाँ पर देखो दो शब्द लिखे हैं। एक शब्द तो लिखा है क्या, करना, है ना, और एक शब्द लिखा है क्या, होना। ठीक है, तो दो शब्द हो गए। एक शब्द तो एक अर्थ तो हमने इसका लिखा करना, और एक शब्द क्या लिखा, होना। अब दोनों में अंतर क्या है? तो होने का मतलब होता है किसी भी वस्तु के अस्तित्व की, ठीक है, किसी भी वस्तु के अस्तित्व का बोध। ठीक है, जिस रीति से किसी भी वस्तु के, व्यक्ति के, गुण के, भाव के, विचार के होने का अगर अस्तित्व उसका है, इसका बोध कराएंगे तो वहां पर तो क्या होता है, क्रिया को होने के अर्थ में लिया जाता है। और जब किसी कार्य का क्या किया जाता है, संपादन किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, कार्य का करना होता है। अब हम देखते हैं कैसे। जैसे देखो जरा, अगर हम यहाँ पर ये लिखें, अगर हम यहाँ पर ये लिखें पहला वाला कि मोहन पत्र लिखता है, अगर हम यहाँ पर लिखें कि मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, या फिर हम ऐसा लिख देते मोहन पत्र पढ़ता है ना, या फिर हम लिख देते कि मोहन पत्र लाता है। तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर पत्र से संबंधित क्या हो रही थी कि पत्र को लिखा जा रहा था, इधर पत्र को पढ़ा जा रहा था। तो यहां पर तो क्या हो रहा है, कार्य का संपादन हो रहा है। लेकिन होने के अर्थ में अगर लेंगे तो हम यहां पर कहें कि मोहन सुंदर है, मोहन सुंदर है। ठीक है, अपन यहां पर बोल देते काला है ना, अपन यहां पर बोल देते कि सांवला है, अपन यहां पर बोल देते कि क्या है, सांवला है। या फिर हम बोल देते कि मोहन लंबा है। अब देखना जरा, अब यहां पर ये विशेषण लग रहे हैं कि सुंदर है ना, काला है, सांवला है, ये विशेषण के अर्थ में क्या विशेषण है, ये प्रयोग हुए हैं। लेकिन यहाँ पर होने के अर्थ में है, यहाँ पर क्रिया क्या है, होने के अर्थ में है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल टेंस। ठीक है, जैसे ये बोर्ड सफेद है तो इसको सिंपल टेंस में गिना जाता है ना। तो ये सामान्य क्रिया का रूप है, जिसमें हम क्या में रखते हैं, एक सामान्य अर्थ में रखते हैं। तो यहाँ पर मोहन सुंदर है, तो मतलब ये हुआ कि नीचे वाले जो दो वाक्य हैं आपके, तो पहला वाला तो ये क्या हो गया आपका, क्रिया या काम के करने के अर्थ में, ये तो हो गया करने के अर्थ में, और ये हो गया काय के होने के अर्थ में, ये क्या हो गया होने के अर्थ में। तो क्रिया का होना और क्रिया का करना, ये दो शब्द रहते हैं किसके अंदर, इसकी परिभाषा के अंदर। आपको भी कभी पुस्तक में ये लिखा मिला होगा कि ऐसे शब्द जिनसे क्रिया का होना या क्रिया का करना पाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। तो ये होने और करने में ये दोनों क्या है, भेद है। हम ज्यादातर जिस अर्थ को लेते हैं, वो हम जिस अर्थ को ज्यादातर स्वीकार करते हैं, वो कौन सा होता है, करने के अर्थ में हम क्रिया को क्या करते हैं, ज्यादा स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि क्रिया जो करी गई है, वो क्रिया कौन सी करी गई है, तो लिखने की क्रिया करी गई है, पढ़ने की क्रिया की गई है, और लाने की क्रिया की गई है ना। और यहाँ पर ये होना है, ये होना है, और ये होना है, और यहाँ भी क्या होता, होना। ठीक है, तो किसी भी विशेषण का अस्तित्व है, वह लंबा है ना, भगवान अपन कहें कि भाई ईश्वर संसार में है,
कोई कहता है ईश्वर संसार में नहीं है, तो कहने का मतलब ये कि कोई कहता है कोई कहता है नहीं है, तो दोनों का मतलब क्या है कि ये होने के अर्थ में है, अस्तित्व के अर्थ में है। तो जब अस्तित्व की बात की जाएगी तो वहां पर क्रिया का क्या होगा, होने का अर्थ लिया जाएगा, और जब कार्य का संपादन किया जाएगा तो करने का अर्थ होगा। हम ज्यादातर जिस अर्थ को लेके चलते हैं वो हम किस अर्थ को लेके चलते हैं, करने के अर्थ को लेके चलते हैं, लेकिन ये भी क्या होती है, एक क्रिया ही होती है। ठीक है, तो ये तो हमने क्रिया के क्या देख लिया, एक व्यावहारिक रूप देख लिया, क्रिया की हमने परिभाषा देख ली, और क्रिया क्या देख ली हमने, ये देख लिया क्रिया में क्या होती है, ये धातु होती है क्री। अब यहाँ पर एक बात और समझो कि जो हिंदी में, अब ये चीज हम सबको पता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पर हमने कहा कि भाई जो क्रिया है ये क्री धातु से बनी है। अब हमें पता है कि हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है, ठीक है, वैदिक संस्कृत है, ठीक है, तो संस्कृत आदि जननी है। तो हिंदी में जो क्रियाएं आई हैं या हिंदी में जो भी आया, अभी तक हमने संख्या पढ़ी, सर्वनाम पढ़ी, विशेषण पढ़े, अब क्रिया पढ़ रहे हैं, तो ये संस्कृत से प्राकृत के द्वारा हिंदी में आए हैं, प्राकृत से होते हुए, तो संस्कृत आदि जननी हो गई। तो संस्कृत में संस्कृत में क्या होती है, धातु। संस्कृत में क्या होती है, धातु। तो एक परिभाषा ऐसे भी बनती है कि धातु प्लस नाम बराबर क्रिया। मतलब ये हुआ कि जो धातु होती है उस धातु में ना जोड़ देने से क्या बनती है, क्रिया बनती है, और जो धातु होती है इसको क्रिया का क्या कहा जाता है, मूल कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, क्रिया का मूल रूप कहा जाता है। मतलब जब हम हिंदी में क्रिया बनाते हैं, जब हम हिंदी में क्रिया बनाते हैं, तो हिंदी में क्रिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो मूल है, धातु है, उस धातु में क्या जोड़ देते हैं, ना जोड़ देते हैं। तो जब हम धातु में ना जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमें जो मिलती है वो मिलती है क्या, सामान्य क्रिया। वो पहले क्या मिलती है, सामान्य क्रिया, और फिर हम क्या करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से इसी सामान्य क्रिया में परिवर्तन ले आते हैं, चाहे कर्म के आधार पर परिवर्तन लाना हो, चाहे अभी हम देखेंगे जिन आधारों पर हमें परिवर्तन लाना हो तो वो हम परिवर्तन ले आते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि धातु प्लस ना बराबर क्रिया का कौन सा रूप मिलता है, तो धातु प्लस ना बराबर क्रिया का क्या मिलता है, एक सामान्य रूप मिलता है। और अगर ये पूछा जाए कि धातु का मूल रूप क्या है, तो क्रिया का मूल क्या है, तो क्रिया का मूल क्या है, धातु है, तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। ठीक है, और ये सब जो धातु शब्द होते हैं यानी जो मूल शब्द होते हैं उन्हीं में अगर हम ना जोड़ देंगे तो वही क्या बन जाती है, क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। एक बात ये भी है, ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। अब क्रिया की हमें यहाँ पर परिभाषा समझ आ गई होगी, और क्रिया के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ठीक समझ आ गई होगी, क्रिया शब्द क्या है। अब जो दूसरी चर्चा हम करना चाहते हैं वो हम ये देख रहे हैं कि क्रिया अगर विकारी है तो क्यों है, क्रिया में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिस वजह से क्रिया में क्या हो जाता है, विकार हो जाता है। अगर विकार होता होगा तभी तो ना हमने विकारी में रखा है, अगर विकार नहीं होता तो हम इसको विकारी नहीं मानते। तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि देखिए हम ये बहुत अच्छे से समझ लें कि विकार क्यों हो रहा है, ठीक है, और कैसे कैसे हो रहा है। क्योंकि हमने संज्ञा में देख लिया, सर्वनाम में देख लिया, विशेषण में देख लिया, तो यहाँ पर फर्ज बनता है अपना कि क्रिया से भी ये गुफ्तगू एक बार हो जाए कि किस वजह से इनमें क्या होता है, विकार होता है। तो हम अगर यहाँ पर देखें कि क्रिया में विकार क्या होता है, तो पहले तो हमें क्या करना होगा, क्रिया को बनाना होगा। जैसे धातु है हमारी, अभी हमने देखा कि धातु प्लस ना, क्षण हो गई, पढ़ हो गई, है ना, खा हो गई, खा हो गई, ती हो गई, है ना, चल हो गई। तो ये तो क्या हो गई, धातु। अब अगर हमने इन धातुओं में प्लस क्या कर दिया, अगर हमने इसमें ना जोड़ दिया सब में, अगर हमने सब में क्या जोड़ दिया, ना जोड़ दिया। अब जब अगर हम सब में ना जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पर ही क्या मिल जाएगा, क्रिया का सामान्य रूप हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, चढ़ना मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, चढ़ना मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, पढ़ना मिल जाएगा,
और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, पीना मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, चलना मिल जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो ये तो हमें मिल गए क्या, क्रिया के सामान्य रूप, और हमने नाम को जोड़ दिया और सामान्य रूप ले लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें विकार कैसे होगा, है ना? तो देखो जरा, क्रिया में अगर हमने वो, अब यहाँ पर अब एक बात हमें पता है किसको लेकर, लिंग को लेकर, और एक बात हमें पता है किसको, वचन को लेकर। ठीक है, अब लिंग और वचन, अब लिंग दो प्रकार के होते हैं, है ना, पता है। वचन हिंदी में दो ही है, पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चढ़ना का लिंग क्या है, तो आप कहोगे ये पुल्लिंग है। अगर मैं वचन पूछूं तो आप कहोगे एक वचन में है। पढ़ना आप कहोगे एक वचन में है, पुल्लिंग है। तो देखो ये ज्यादातर क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, और जब भी ना लगाया जाता है तो क्रिया सामान्य रूप में पुल्लिंग ही प्रस्तुत होती है, पुल्लिंग ही दिखती है। मतलब अगर अपन आकारांत ना लगाते हैं तो ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग नहीं होते हैं। क्रिया अपने सामान्य रूप में जिसमें होती है वो सामान्य रूप में किस लिंग में होती है, पुल्लिंग में। अब हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर हमारे पास सर्वनाम है तो सर्वनाम के अगर हमें लिंग का निर्धारण करना है तो सर्वनाम के लिंग का निर्धारण हम क्रिया के द्वारा ही करते हैं। काय के द्वारा करते हैं, क्रिया के द्वारा। ठीक है, क्योंकि सर्वनाम में तो लिंगीय परिवर्तन नहीं होता। अब हम क्रिया से जब लिंगीय परिवर्तन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्रिया क्या करती होगी, लिंग का, कर्ता के लिंग का अनुसरण करती होगी। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिया जो होती है, जिस तरह विशेषण कर्ता के लिंग और वचन का क्या करता था, अनुसरण करता था, वैसे ही क्रिया भी किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले उद्देश्य या फिर कहें कि कर्ता के लिंग और वचन का क्या करती है, अनुसरण करती है। और लिंग और वचन के अनुसरण करने के कारण क्रिया भी अपने लिंग में वही परिवर्तन लाती है जो कर्ता का है। अगर कर्ता स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है तो क्रिया क्या होगी, स्त्रीलिंग में प्रयोग होगी, और अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग होगी। इसका मतलब ये होगा कि लिंग का अनुसरण करने के कारण क्या होता है, क्रिया में विकार होता है। यानी विशेषण का जिस तरीके से खुद का कोई लिंग नहीं था, अनुसरण करता था किसका, कर्ता का, वैसे इसका खुद का लिंग नहीं होता, लेकिन ये अनुसरण करती है किसका, कर्ता के लिंग का। इसी वजह से इसमें लिंगीय परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर चढ़ना लिखा है, अगर मैं ये लिखना चाहूं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि दामिनी पर्वत चढ़ता है तो गलत हो जाएगा, है ना। दामिनी पर्वत चढ़ना है ना, तो दामिनी पर्वत चढ़ती है। तो हमने इसमें लिंगीय विकार ला दिया, और हमने दामिनी क्या थी, स्त्रीलिंग थी, तो हमने क्रिया भी काय में ला दी, स्त्रीलिंग में ला दी। वैसे ही अगर हम यहाँ पर पुल्लिंग रख देते कि भाई महेश पढ़ता है या महेश पढ़ती है, तो क्या होता, पढ़ता है सही होता है। इसका मतलब क्यों सही होता है, क्योंकि हमें समझ आ रहा है कि जैसे ही हम इसको बोल रहे हैं कि महेश पढ़ती है तो हमें लग रहा है कि महेश कोई लड़की है, जो कि एक गलत प्रयोग है। और अगर सही प्रयोग करना चाहेंगे हम क्रिया का तो हमें कहना पड़ेगा कि महेश पढ़ता है। तो लिंग से क्या होता है, विकार होता है। ठीक है, किसमें, तो हम कहेंगे क्रिया में। और वचन से भी ठीक वैसे ही होगा। अगर कर्ता, क्योंकि ये दोनों तो हम, ये वचन से भी वैसे ही विकार पैदा होगा, तो हम कहेंगे कि कर्ता के, यहाँ पर हम कहेंगे कि कर्ता के लिंग का और कर्ता के वचन का क्या करती है, क्रियाएं अनुसरण करती है। क्रिया के लिंग का और क्रिया के किसका, वचन का क्या करती हैं, अनुसरण करती हैं। इस वजह से क्रिया में क्या होता है, विकार होता है। अतः क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है। ठीक है, दूसरी बात, इनके अलावा अगर हम देखें तो इनके अलावा क्रिया में जो विकार होता है वो विकार होता है काय से, काल से। ठीक है, काल से। अब काल के आधार पर क्रिया में जो विकार होता है वो हमें पता है, आगे हम इनको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो काल मतलब समय जो पता है, जैसे वर्तमान काल, तो वर्तमान क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका भूतकाल और आपका भविष्य। तो काल किसे कहते हैं, मतलब क्रिया का एक ऐसा रूपांतरण जिससे किसी भी क्रिया के संपादित होने के समय का बोध जिससे होता है उसे कहा जाता है काल। क्रिया आज हुई है, क्रिया बीते कल में हुई थी, या क्रिया कल आने वाले कल में होगी। तो जब ये पता चले कि क्रिया आने वाले कल में होगी तो
वहां पर क्रिया का भविष्य होगा, और जहां बीते काल में हुई हो ऐसा पता चले तो भूतकाल में, और वर्तमान में हो रही हो तो वहां पर क्या होता है, वर्तमान काल होता है। तो इस तरीके से ये भी क्रिया में काल की दृष्टि से भी क्या होता है, विकार पैदा होता है। अगली बात अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो अगला कारण है क्रिया में विकार होने का, वो है क्या, वाच्य। वो है क्या, वाच्य। अब वाच्य क्या होते हैं ये भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी बस इतना बता देते हैं कि क्रिया किसका अनुसरण करती है। ठीक है, अगर क्रिया, अब देखना जरा, यहाँ पर हमने लिखा है कि कर्ता के लिंग और वचन का अनुसरण कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ कर्ता ना होंगे, अगर यहाँ पर कर्म के भी लिंग का अनुसरण करेगी तो देखना जरा, जैसे यहाँ पर कर्ता के लिंग का अनुसरण करेगी, है ना क्रिया, और यहाँ पर कर्म की लिंग का वचन का अनुसरण करेगी, और क्या करेगी, और यहाँ पर भाव के भी लिंग और वचन का अनुसरण करेगी। मतलब वाच्य के आधार पर भी क्रिया में क्या होता है, विकार पैदा होता है। विस्तार से चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अभी मैं बस इतना बता देता हूँ कि वाच्य में किस तरीके से, जैसे हमें किसी भी वाक्य में तीन चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है, कर्ता, एक होता है कर्ता, ठीक है, कर्ता के बाद क्या होता है, कर्म, ठीक है, और कर्म के बाद क्या होती है, क्रिया। कर्म के बाद क्या होती है, क्रिया। मतलब एक वाक्य में कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। वाक्य ऐसा भी हो सकता है कि कर्म ना हो, कर्ता और क्रिया हो, और वाक्य ऐसा भी हो सकता है कि कर्म और क्रिया हो और कर्ता ना हो। या अब कर्ता है, जैसे राम, जैसे अपन यहाँ पर ये लिखते हैं कि, जैसे यहाँ पर हम एक वाक्य लिखते हैं कि राम पत्र लिखता है। ठीक, राम पत्र लिखता है। एक वाक्य अगर अपन लिखते हैं कि राम ने पत्र लिखा। ठीक है, अब देखना जरा, राम पत्र लिखता है और राम ने पत्र लिखा। अब यहाँ पर पत्र क्या है, कर्म है, यहाँ पर भी पत्र क्या है, कर्म है। लेकिन अगर मैं राम को हटा दूं, जैसे राम का लिंग क्या है, पुल्लिंग, राम का वचन क्या है, एक वचन, तो लिखता है भी पुल्लिंग है, ये भी अपने आप में, और ये अपने आप में क्या है, एक वचन भी है। अब राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, राम ने जैसे ही पत्र लिखा तो पत्र, और पत्र क्या है, यहाँ पर एक वचन है, और क्या है, ये आपकी पुल्लिंग है, एक वचन है और पुल्लिंग है। लेकिन राम पत्र लिखता है, अगर मैं इसको मिटा दूं, राम पत्र लिखता है, यहाँ पर अगर मैं ये लिख दूं कि मोहिनी पत्र, तो मुझे करना पड़ेगा क्या, लिखती है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि वे पत्र लिखती है या लिखते हैं, तो यहाँ पर किसके हिसाब से बदलना पड़ा मुझे, कर्ता के हिसाब से। और अगर राम ने पत्र हटा के मैं यहाँ पे लिख देता पुस्तक, राम ने पुस्तक लिखा, तो क्या करना पड़ता, पुस्तक लिखी। बस आज इसमें मैं इतना ही बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही कर्म को बदला, तो कर्म के लिंग के हिसाब से मुझे क्रिया के भी लिंग में क्या लाना पड़ा, परिवर्तन लाना पड़ा। क्यों, क्योंकि देखना जरा, यहाँ पर इस पूरे वाक्य में राम करता है, राम क्या है, करता, ठीक है। तो देखो राम यहाँ पर करता है, ठीक, पत्र यहाँ पर कर्म है क्योंकि प्रभावित हो रहा है, और लिखी यहाँ पर क्या है, क्रिया है, लिखी यहाँ पर क्या है, क्रिया है। अब कर्ता को बदलने से अगर क्रिया पर प्रभाव पड़ता है तो हम कहेंगे कि ये कर्ता की लिंग का अनुसरण कर रही है और वचन का, और अगर कर्म बदलने से प्रभाव पड़ता है तो हम कहेंगे कि ये कर्म के लिंग और वचन का अनुसरण कर रही है, कौन, क्रिया। अब जैसे राम, जैसे हमने यहाँ बदल के देखा, वैसे राम की जगह मोनी ने पत्र अभी लिखा था ना, तो लिखाई रहने दें, मोनी ने पत्र लिखा, कोई दिक्कत नहीं है कर्ता को बदलने से। वे पत्र लिखते हैं, कोई फर्क, कोई क्या नाम से प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही मैंने इस कर्ता को राम ही रहने दिया और इसको हटा के मैंने लिख दिया क्या, पुस्तक,
तो अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, लिखा की जगह क्या करना पड़ा, लिखी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले ने कर्ता के लिंग वचन का अनुसरण किया और दूसरे वाले ने क्या किया, कर्म के लिंग वचन का अनुसरण किया। और जब इन दोनों का अनुसरण नहीं करती क्रिया, तब क्रिया अनुसरण करती है किसका, भाव का। तो वाच्य से भी क्या होता है, क्रिया में विकार पैदा होता है। अब अगला जो है वो है क्या, अर्थ की दृष्टि से। अगला है वो क्या, अर्थ से। तो अर्थ से भी क्या होता है, क्रिया में विकार पैदा होता है। ठीक है, तो आप देखो जरा, जो अर्थ होता है, इस अर्थ से भी क्रिया में क्या होता है, विकार पैदा होता है। अब अर्थ किसको कहते हैं, अर्थ का मतलब है, अर्थ की दृष्टि से 5 तरीके से क्या होता है, क्रिया में विकार पैदा होता है। अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब है कि क्रिया जिस तरीके से संपादित होती है, तो क्रिया के संपादन की जिससे विधि का पता चले, या फिर हम कहें कि क्रिया की विधि का जिससे पता चले, उसे क्या कहा जाता है, अर्थ कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने की विधि का पता चलता है, उस विधि को कहा जाता है क्रिया का क्या, अर्थ। तो अर्थ से भी क्रिया में क्या होता है, विकार पैदा होता है। जिसमें अगर हम देखें तो जिसमें क्या है, एक तो होता है क्या, संकेतार्थक, एक होता है संभाव्यार्थ, ठीक है, एक होता है संदेहार्थ, ठीक है, एक क्या होता है, संकेतार्थ, एक होता है संभावार्थ, एक होता है क्या, संदेहार्थ, एक होता है निश्चयार्थ, एक क्या होता है, निश्चयार्थ। और आपका एक और विकार होता है किससे, आज्ञा। तो क्रिया में अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार से विकार हो रहा है, 5 प्रकार से। एक है कौन सा, आज्ञार्थ, एक है क्या, संकेतार्थ, एक है संभाव, एक है संदेह, और एक है क्या, निश्चयार्थ। ठीक है, आप देखना जरा, इसकी चर्चा अपन वाक्यों में करेंगे जब हम वाक्य डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन क्रिया में इससे भी क्या होता है, विकार पैदा होता है। जैसे जब आज्ञार्थ होते हैं कि आज्ञा दी जाए कि गेट बंद कर दो, आप इधर मत आओ, यानी अनुरोध किया जाए, किसी को आज्ञा दी जाए, किसी को उपदेश दिए जाए, तो वहां पर आज्ञार्थ होता है। तो आज्ञार्थ यानी आप किसी को उपदेश दे रहे हो, है ना, कि आप किसी को उपदेश दे रहे हो, आप किसी को उपदेश ऐसे दे रहे हो, आपने कहा कि भाई किसी को झूठ बोलकर मन बहलाने से अच्छा है कि सच बोलकर दिल को क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो आपने उपदेश दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, आज्ञार्थ हो जाएगा। अगर आपने किसी से अनुरोध किया कृपया इधर आए, तो अनुरोध करने के लिए भी क्या हो जाएगा, आज्ञार्थ के अंदर उसको रखा जाएगा, अनुरोध के अंदर। आप यहाँ से चले जाएं तो भी क्या हो जाएगा, आज्ञार्थ हो जाएगा। तो चले जाएं, आ जाएं, किसी का मतलब, तो ये ऐसे जो वाक्य होते हैं आज्ञार्थ, तो आज्ञा के अर्थ में ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, तभी हमें पता चलेगा कि क्रिया किस रूप में है, आज्ञा के रूप में है या नहीं है। संकेतार्थ की अगर हम बात करें तो संकेतार्थ में क्या होता है, जब अपन हेतु मजबूत पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें अपन देखेंगे हेतु मजबूत में, देखो जैसे हम पढ़ते हैं भूतकाल में, क्या भूतकाल में हम पढ़ते हैं क्या, एक हेतु मजबूत, एक यहाँ पर संकेत बताया जाता है। जैसे ये कहा जाता है कि अगर लाइट आ जाती तो उजाला हो जाता, है ना। अगर ये कहा जाए कि बारिश हो जाती तो फसलें अच्छी होती, अगर ये कहा जाए कि आप बुलाते मैं जरूर आता। तो जब इस तरीके की चर्चाएं की जाती हैं, तो वहां पर क्रिया का संकेतार्थक क्या होता है, अर्थ होता है। संभाव्य में क्या होता है, संभाव्य में संभावना होती है। संभाव्य में क्या होती है, संभावना होती है, शायद लगा के वाक्य लगाया लिखा जाए, संभवतः बोला जाए, ऐसे करके संभाव्य होता है। संदेह, हालांकि अपन विस्तार में चर्चा इनकी करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, अभी बस मैं आपको उतना बता रहा हूँ जितना जरूरी है अभी यहाँ के लिए। संदेह की बात करें तो संदेह में क्या होता है, संदेह में होता है कि मोहन पढ़ रहा होगा, क्या भोजन कर लिया होगा, पिताजी खाना खा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या है, एक संदेह प्रकट है। और निश्चयार्थ में क्या होता है, निश्चय किया जाता है किसी भी चीज का, तो वहां पर भी क्रिया के ये काय से पता चलता है, अर्थ से पता चलता है। तो देखो क्रिया में लिंग से विकार हो गया, क्रिया में वचन से विकार हो गया, ठीक है।
और क्रिया में इसके साथ साथ क्या हो गया, काल से हो गया, क्रिया में वाच्य से हो गया, क्रिया में अर्थ से हो गया, और पुरुष से भी क्या होता है, क्रिया में विकार होता है। इसी वजह से क्रिया को कहा जाता है क्या, विकारी। तो ये बात हुई कि क्रिया में किन किन चीजों से विकार होता है और क्रिया को विकारी क्यों कहा जाता है, ये चर्चा हो गई इसकी क्रिया के विकारी कहे जाने की। ठीक है, अब अगली बात, अगला क्या है, अब हम देखते हैं कि क्रिया के भेद कितने हैं। तो देखो, क्रिया को जिन आधारों पर बांटा जाता है, एक तो बांटा जाता है कर्म के आधार पर, एक बांटा जाता है कर्म के आधार पर, ठीक है, एक काय के आधार पर, कर्म के आधार पर, और जो दूसरा बांटा जाता है वो दूसरा बांटा जाता है काय के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है, एक कर्म के आधार पर और एक रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर जो बांटा जाता है, तो सबसे पहली बात तो हम ये समझे कि कर्म के आधार पर कैसा। कर्म के आधार का मतलब है कि कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया से जो प्रभावित होता है उसी को कर्म कहते हैं। तो अगर वो प्रभावित होने वाला मौजूद होगा तो उसको कहेंगे क्या, सकर्मक। अगर वो वहां पर होगा, कर्म मौजूद होगा, तो कहा जाएगा क्या, सकर्मक, और नहीं होगा तो कहा जाएगा क्या, अकर्मक। इसका मतलब कर्म के आधार पर कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में, सकर्मक और अकर्मक। अब यहाँ जो रचना की दृष्टि से देखते हैं, तो रचना की दृष्टि से होती है क्या, संयुक्त क्रिया। क्या होती है, संयुक्त क्रिया। रचना की दृष्टि से होती है नाम बोधक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्या होती है, नाम बोधक क्रिया। रचना की दृष्टि से होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया है, नामबोधक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है। अनुकरणात्मक क्या है, क्रिया है। ठीक है, आपकी तो और भी क्रिया के यहाँ पर हमें और भी रूप क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमें ये समझ आ गया कि क्रिया के जो भेद हैं, तो संयुक्त क्रिया मतलब कर्म के आधार पर है और रचना के आधार पर है। कर्म क्या है, विस्तार से चर्चा करेंगे हम। ठीक है, अभी उसमें ने बताया कि किसी क्रिया से प्रभावित होने वाला, कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया से जो प्रभावित होने वाला होता है उसको बोलते हैं क्या, कर्म। तो इस कर्म की मौजूदगी जब होगी तो सकर्मक होगी और नहीं होगा तो अकर्मक होगी। ठीक है, सकर्मक क्रिया के भी क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी क्या होते हैं, दो भेद होते हैं, जिनकी चर्चा हम अंदर करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और भी क्या नाम से क्रियाएं हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। तो आज हमने ये देखा कि क्रिया क्या है, क्रिया को विकारी क्यों कहते हैं और क्रिया के भेद कितने हैं। अब इनकी अभ्यास हम करेंगे दूसरी वीडियो में। ठीक है, और इसके डिस्क्रिप्शन में जितने भी विकारी शब्दों की हमने चर्चा की है उसकी वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, आप उसको एक बार देख लें और मैं कहूँगा आप पूरे सीक्वेंस से और पूरे इत्मीनान के साथ देखें, मतलब जल्दबाजी में ना देखा कीजिए। ठीक है, आप उसको बड़े इत्मीनान से देखें, क्योंकि कभी कभी ऐसी शब्दावलियाँ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं या बेस होते हैं पूरे किसका टॉपिक का, तो कुछ शब्द ऐसे छूट जाते हैं। तो आप उन शब्दों से उन शब्दों को ठीक से सुन सकें, इसीलिए आप स्किप ना करके आप ठीक से उसको देखें, समझें। ठीक है, अब हम अगली चर्चा करेंगे इनके अभ्यास के बारे में वीडियो नंबर 2 में।